हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज वन कॉन्सेप्ट डे में हम डिस्कस करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होता है अनएम्प्लॉयमेंट आपके सिलेबस में, बट वही करंट अफेयर्स में भी काफ़ी चल रहा है। इसलिए इस अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को समझना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके पीछे इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें कुछ डेटा आया था जो कि हमारे लिए बहुत ही कहना चाहिए इंपॉर्टेंट था और बहुत ही चौंकाने वाला था, जिसमें बताया गया कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2017-18 से लगातार इंक्रीज कर रहा है और वो 7.91% तक पहुंच गया था इन दिसंबर 2021। दूसरा जो शॉकिंग रेवोल्यूशन था इससे वो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। जबकि हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आते हैं क्योंकि रूरल एरियाज में जॉब्स नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए लोग माइग्रेट करते हैं। बट ऐसा नहीं। थर्ड जो पॉइंट उसमें एम्फसाइज किया गया था वो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायर अमंग विमेन देन मेन। ये हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है विमेन का वो काफी कम है। अब इसके पीछे कॉजेस क्या हैं, क्या रीजंस है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है। सबसे पहला रीजन है वर्कर्स आर मूविंग ऑफ इंडियन फार्म्स, यानी कि लोग अब इंडियन के फार्मिंग सेक्टर से निकल करके बाहर जा रहे हैं। बट वो बाहर कहां जा रहे हैं? क्या वो नॉन फार्म सेक्टर में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है कि पहले जो लोग फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयड थे वो अब फार्म सेक्टर में भी काम नहीं कर रहे हैं और नॉन फार्म सेक्टर में भी काम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड इज लो पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन दी वर्कफोर्स। हम जानते हैं कि वीमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में कितना है, अराउंड 22-23% जो है वीमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो कि काफी कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। पार्टिसिपेशन रेट क्यों कम है वीमेन का, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थर्ड इज डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। अब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक तो उसका ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादा जॉब्स जो है क्रिएट नहीं हो पाती हैं। सेकेंडली क्या दिक्कत है कि ऑटोमेशन की तरफ बढ़ गया है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या कर रहा है कि अपनी लेबर रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करता जा रहा है और ऑटोमेशन को इंक्रीज करता जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी जॉब्स चाहिए तो आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। बट हमारे पास कितनी स्किल्ड वर्कफोर्स है? सिर्फ 2%। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती हैं। पोर क्वालिटी ऑफ जॉब्स, जो थोड़ी बहुत जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो कहां पर हो रही हैं? वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो रही हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब्स कैसी होती हैं? वो बहुत वल्नरेबल होती हैं। आपने देखा है कि जब कोविड पैंडेमिक आया तो अगर मान लीजिए 100 लोगों की जॉब्स गई हैं तो उसमें 74% लोग ऐसे थे जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं टू एनी इकोनॉमिक शॉक। अगर इकोनॉमी का कोई शॉक लगता है तो सबसे पहले जॉब्स किसकी जाती हैं? इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की जाती है। तो हमें अच्छे जॉब्स भी क्रिएट करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज श्रिंकिंग पब्लिक सेक्टर। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें सिर्फ, तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो 89% रिड्यूस हो गया है फ्रॉम 2013 से 2018 के बीच में अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रही थी उसमें 89% तक की कमी आई है। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट पे ले लो, आउटसोर्स कर दो काम को। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। इनएडिक्वेट अटेंशन टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडियन इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो क्या है? उसकी जो एमएसएमई सेक्टर है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। बट हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो फिस्कल पॉलिसी क्या है? इट इज बायस्ड टुवर्ड्स बिग कंपनीज। फिस्कल पॉलिसी आप जानते ही हैं कि जो टैक्सेशन से रिलेटेड हमारे स्टेप्स होते हैं, जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हमारे स्टेप्स होते हैं, तो वो किसकी तरफ बायस्ड है? वो बिग कंपनीज की तरफ बायस्ड है। जिसकी वजह से आप देखते हैं कि इंडिया में ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रही है। क्योंकि वो जीडीपी ग्रोथ मेजरली कहां से आ रही है? उन बड़ी कंपनियों से आ रही है। और वो बड़ी कंपनीज इतनी ज्यादा मात्रा में जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि वो ऑटोमेशन में बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में जो ग्रोथ है वो कैसी है? वो जॉबलेस ग्रोथ है। राइज इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट,
लोग काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। क्यों अनएम्प्लॉयड है? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है किसमें? एजुकेशन में। अब कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के बैठा है, वो सोचता है मैं 20,000 रुपए की नौकरी, 18,000 रुपए की नौकरी क्यों करूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मुझे तो अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, इस तरह की जॉब मिलनी चाहिए, है ना, इतना पेमेंट मुझे मिलना चाहिए। बट उनको वो ऐसी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, है ना, तो वो उनको वैसी जॉब्स मिल नहीं रही हैं, छोटी जॉब्स वो करना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से क्या है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, हमारे जो लोग ग्रेजुएट हैं उसमें से सिर्फ 45% लोग ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयबल हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 45% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जिनको जॉब मिल सकती है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास वो नॉलेज नहीं है, उनके पास सिर्फ डिग्री है ना, जिसकी वजह से उनकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, उनके पास वो स्किल सेट नहीं है जो कि कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या सर्विस सेक्टर को जिनकी जरूरत है। तो ये सारे कॉजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया में। अब बात करते हैं कि वीमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो क्यों कम है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी तक एग्रीकल्चर किस पर डिपेंडेंट होता था? लेबर के ऊपर। अब क्या हो रहा है? मशीन्स का यूज हो रहा है, ट्रैक्टर्स यूज हो रहे हैं, बड़े बड़े हार्वेस्टर्स यूज होते हैं, तो जो लेबर की रिक्वायरमेंट थी अब वो रिड्यूस होती जा रही है। तो ओवरऑल लेबर की रिक्वायरमेंट ही रिड्यूस हुई है। उसकी वजह से जो विमेन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थी पहले, उनके पास अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी रिड्यूस होती जा रही हैं। सेकेंड इज ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स नहीं मिल पा रही क्योंकि वहां क्या हो रहा है? ऑटोमेशन हो रहा है। तो जो विमेन पहले एग्रीकल्चर में काम कर रही थी अब उनके पास काम नहीं है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहे तो वहां भी उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। थर्ड इज पैट्रियार्की, है ना, हमारी समाज में क्या कल्चर है हमारा कि विमेन क्या है, विमेन का रोल क्या है? दे आर हाउस वाइफ्स। उनका काम है घर संभालो, बच्चे संभालो, घर को मेंटेन करना, है ना, और घर के बाहर कौन काम करेगा? अर्निंग कौन करके लेकर के आएगा? वो मेल मेंबर लेकर के आएंगे। ये वीमेन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाती। वीमेन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या मानी जाती है? बच्चों को पालना, घर को संभालना। इसकी वजह से क्या है? उनको डिस्करेज किया जाता है कि आप जॉब मत करिए। तो इसकी वजह से भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में कम है। नेक्स्ट इज फैमिली इनकम। ये देखा गया है कि जैसे जैसे फैमिली इनकम इंक्रीज होती है, विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे फैमिली इनकम इंक्रीज होती है तो फैमिली की जो डिपेंडेंसी है विमेन के ऊपर फॉर देयर अर्निंग वो रिड्यूस हो जाती है ना। आदमी क्या सोचता है कि यार मैं काफी कमा रहा हूं, ये मेरी फैमिली के लिए मोर देन इनफ है, तो मेरी वाइफ क्यों जॉब करे, घर पे बैठे बच्चे संभाले, है ना। तो जैसे जैसे फैमिली की इनकम इंक्रीज होती है विमेन को डिस्करेज किया जाता है कि नहीं, आपको अब जॉब करने की जरूरत नहीं है, जो मेल मेंबर्स हैं वो काफी कमा रहे हैं तो आप घर पे बैठिए। जब जो मेल मेंबर्स हैं वो नहीं कमा पाते हैं इतना, तो उन वीमेन को क्या करना पड़ता है? उनको जॉब करनी पड़ती है, उनको कुछ काम करना पड़ता है सो दैट वो अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ जॉब्स। जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो विमेन के लायक नहीं है ना। विमेन को जॉब कहां मिल रही है? इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? बहुत वल्नरेबल है, वहां की वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, वहां कोई चाइल्ड केयर फैसिलिटीज नहीं होती हैं, वहां की जो वेजेस होती हैं वो बहुत इरेगुलर होती हैं, उनको पेमेंट कम दिया जाता है। तो विमेन जो है उसकी वजह से बहुत हताश होती हैं, होपलेस होती हैं कि यार किस तरह की जॉब्स हम करें, हम क्यों करें, इससे अच्छा हम नहीं करते हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ जॉब्स है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या सरकार ऐसी ही बैठी हुई है, कुछ नहीं इनिशिएटिव्स ले रही है? नहीं, सरकार ने स्टेप्स लिए हैं और रिसेंटली जो स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है पीएम गरीब कल्याण योजना। इसमें सरकार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो भर रही थी। 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो इसमें जो 12% एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जाता था ये सरकार अपनी तरफ से सरकार ने दिया है इस पीएम गरीब कल्याण योजना में, सो दैट एम्प्लॉयर के ऊपर बर्डन कम पड़े और वो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करें। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसका सरकार का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोविड पैंडेमिक की वजह से जो लॉस हुआ है जॉब्स में
वो भी भरपाई हो और साथ में नए जॉब्स भी क्रिएट हो। तो इसलिए सरकार सोशल सिक्योरिटी के थ्रू ना कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, किसी तरह की पेंशन स्कीम चला दी, तो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड कर रही थी सो दैट एम्प्लॉयर्स के ऊपर जो बर्डन होता है किसी को, जब किसी वो लेबर को हायर करते हैं, वो रिड्यूस हो सके और नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमारी इकोनॉमी में क्रिएट हो सके। थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इस स्कीम के तहत क्या होता है कि कोई भी अगर पर्सन अनएम्प्लॉयड हो जाता है किसी कारणों से, तो जो उसकी एवरेज इनकम थी उसका 25% ऑफ एवरेज इनकम उसको एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या फिर एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। कोविड पैंडेमिक के बाद इसको बढ़ा करके 50% जो है वो कर दिया गया है। पीएम स्वनिधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, इसमें क्या था? इसमें यह था कि सरकार उन स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करना चाहती थी जिनका काम धंधा चौपट हो गया था, किसकी वजह से? इस कोविड पैंडेमिक की वजह से। तो सरकार इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का सपोर्ट कर रही थी, 10,000 रुपए तो उनको दे रही थी सो दैट वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके और फिर से अपना जो भी वो काम धंधा करते थे उसको दोबारा से शुरू कर सके। इंटरलिंकिंग ऑफ डेटाबेसेस, कैसे डेटाबेसेस? जैसे कि ई श्रम पोर्टल है, असीम पोर्टल है, उद्यम पोर्टल है। सरकार इन सारे पोर्टल्स को, जहां पर कि रजिस्ट्रेशन होता है या फिर आप अपनी करियर सर्विस पोर्टल होता है या फिर किसी तरह का और कोई डेटाबेस है, तो सरकार इन सब डेटाबेसेस को इंटरलिंक करना चाहती है सो दैट उसको अच्छी इंसाइट्स मिल सके इन डेटाबेसेस से और इन इंसाइट्स का यूज करके वो रेलेवेंट जो है वो पॉलिसी बना सके। तो ये सारे रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के टू सपोर्ट करने के लिए कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट हो सके। आगे हमें और क्या करना चाहिए, क्या और स्टेप्स लेने चाहिए? तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन लेबर, उसने कुछ सुझाव दिए हैं। उसके क्या सजेशंस है? उसका पहला सजेशन है कि आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करिए। इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा? ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी तो क्या होगा? जॉब्स इंक्रीज होंगे। सेकेंड इज सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड करिए और एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव कि कोई फॉर्मल सेक्टर में है कोई इनफॉर्मल सेक्टर में है, सभी को कुछ यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी मेजर्स मिलने चाहिए। जैसे पेंशन हर एक को मिलनी चाहिए, प्रोविडेंट फंड हर एक को मिलना चाहिए। तो इस तरह की कुछ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स सरकार को देने होंगे। थर्ड इज वोकेशनल ट्रेनिंग। हमें डिग्रियां बांटने से ज्यादा किस पर फोकस करना चाहिए? वोकेशनल ट्रेनिंग पर। कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन में जो लोग काम करते हैं, ऐसे जो जॉब्स हैं उनकी स्किल्स लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए क्योंकि इनकी बहुत डिमांड है इकोनॉमी में और इसमें स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल पाती है ना। जो भी लोग इनमें काम कर रहे हैं वो क्या होता है, किसी के पास लग जाते हैं, फिर काम सीख लेते हैं। बट आप स्किल्ड फॉर्मली उनको ट्रेन करिए सो दैट उनको अच्छा काम मिल पाए, वो अच्छी जॉब जो है वो उनको मिल पाए। एंटरप्रेन्योरशिप, आपको लोगों का क्या करना होगा? नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना होगा। आपको एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज करनी होगी। सेकंड जो उनकी रिकमेंडेशन थी, सेकंड एरिया क्या था कि वीमेन का जो है पार्टिसिपेशन रेट कैसे बढ़ाया जाए। तो उनकी सबसे पहले रिकमेंडेशन ये थी कि सरकार जो भी प्रोक्योरमेंट करती है मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से, एमएसएमई सेक्टर से, उसमें उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए जो एमएसएमई हेड करती है विमेन। तो विमेन हेडेड एंटरप्राइजेस से ज्यादा गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट करना चाहिए। दूसरा उनका था कि इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, आप विमेन को, आप इनको क्रेडिट प्रोवाइड करिए, इनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा जो है बड़ी मात्रा में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, खुद एम्प्लॉयमेंट ला सके और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को कम कर सके। स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जो सेकंड फोकस एरिया हमारा होना चाहिए वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी। आज हमारी रूरल इकोनॉमी कैसी है? अग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। उसको क्या करना है? हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना पड़ेगा।
आपको बिजनेस सर्विसेज पर फोकस करना पड़ेगा। बिजनेस सर्विसेज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ये सब आपको छोटे गांव कस्बों तक लेकर जानी पड़ेंगी सो दैट यहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर ग्रो कर पाए। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, आपको एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लाने की जरूरत है जिससे कि आप ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को लिंक कर सकें। अभी क्या आपका फोकस क्या होता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट को हमें इतना लेकर के जाना है, 10%, 11%। आप फोकस किस पे? जीडीपी ग्रोथ रेट पर फोकस है। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे। तो आपको ऐसी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेकर के आनी है जो इन दोनों डायरेक्शंस में काम करे कि जीडीपी ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हो और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। अब इसमें एमसीक्यू कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट? पहला स्टेटमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज इन इंडिया इज मोर देन द रूरल एरियाज। ये ऑप्शन आपका ठीक है। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स। अब ये स्टेटमेंट तो गलत है। अभी हमने देखा कि 2017-18 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी इंक्रीज हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं, ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ओनली 2 यानी कि ऑप्शन बी। मेंस में किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? डिस्क्राइब द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट वेव। इस तरह के क्वेश्चन का सामना आपको मेंस में करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।